स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 1.10 और वो बेस्ड है वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम हमने सेट में भी सीखा है, यूनियन इंटरसेक्शन के लिए अलग अलग सेट डायग्राम कैसे होते हैं वो देखा है। तो इसी तरह से कैसे हम लॉजिक और सेट में जो हमने सीखा है वो रिलेट करते हैं और पहले उस तरीके से वेन डायग्राम कैसे होगा वो देखते हैं। तो पहले तो आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन की तरह, क्योंकि उसमें यूज होता है एंड। सेक्शन का जो वेन डायग्राम है वो आता है अगर दो हमारे पास सेट है ए और बी, तो इंटरसेक्शन ये हम पार्ट हम इंटरसेक्शन के लिए दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे कंजंक्शन में कैसा होगा, हम लेंगे पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट। पी और क्यू अगर दिया जाएगा तो पी को हम रिलेट करेंगे एक सेट ए से और दूसरे को सेट बी से। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम दिखाएंगे। हम एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम वाइज कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन पहले आप अंडरस्टैंड कर लो। कंजंक्शन एंड है मतलब इंटरसेक्शन, तो उसका आएगा ये वेन डायग्राम। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम रिलेट कर सकते हैं यूनियन की तरह, यूनियन ऑफ सेट की तरह। यहाँ पे और यूज होता है, तो इसका वेन डायग्राम आता है ये पूरी तरीके से। अगर ए और बी है तो ये हम पूरा हम साथ में ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हम देख सकते हैं सबसेट की तरह ऑफ सेट। तो सबसेट ऑफ सेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पे दो सेट है एंड सपोज ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब ए उस बी के सबसेट को हमें दिखाना है। यहाँ पे ये बी ए है और ये बी है और ये हो गया सबसेट। मतलब ये आप काम लिखेंगे जब इस तरीके से स्टेटमेंट होंगे, इफ पी देन क्यू। अगर इस तरीके से स्टेटमेंट पूछे जाएंगे तो उसका वेन प्रेजेंटेशन होगा इस तरीके से। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन अदरवाइज बाय कंडीशनल को हम कह सकते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट्स, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स हम लिख सकते हैं, दोनों ही सेट इक्वल है तो A इक्वल टू बी लिख सकते हैं इस तरह से, A इज इक्वल टू बी। वो है नेगेशन। नेगेशन को हम रिलेट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ऐसे आएगा अगर कोई भी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हम कंसिडर करेंगे। तो ये है ए और ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये जो बाहर का रीजन है वो है कॉम्प्लीमेंट। अगर दो सेट होंगे तो किस तरह से करना है हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नेगेशन विल बी रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और ये है इसका वेन रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया पहला रिप्रेजेंटेशन। अभी हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर फर्स्ट हमें कोई भी जो स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे क्या दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर स्टेटमेंट इस तरह से है ऑल एक्स आर वाइज, ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, तो ऑल एक्स आर वाई जब मतलब ऑल एक्स आर वाई इस तरह से जब कोई भी आएगा तो हमें क्या करना है, ये जो एक्स है उसको लेना है ए और वाई को लेना है बी। ऑल एक्स आर वाई मतलब ऑल जो ए है वो बी में है और वो प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो ये जो ए है ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे। ऑल एक्स आर वाइज, तो ऑल एक्स मतलब जो सारे ए के जो एलिमेंट्स है यहाँ पे
वो सब बी के अंदर है। दैट मीन्स ऑल ए आर वाइज। अभी हम करेंगे सेकेंड, कंसिडर करेंगे यहाँ पे ऑल एक्स आर वाइज एंड ऑल वाइज आर एक्स। मतलब जो x है वो y है और जो y है वो x है। मतलब क्या होगा, दोनों a इक्वल टू b हो जाएगा। तो इसके लिए हमें लिखना है a इक्वल टू b, और हमेशा यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है u, और a इज इक्वल टू b को शेयर करना है। ये हो गया इक्वेलिटी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सम एक्स आर वाइज। सम एक्स आर वाइज। तो सम एक्स आर वाइज हम यहाँ पे लिखेंगे दो सेट ए बी और एक यूनिवर्सल सेट आएगा हमेशा। तो सम एक्स आर वाइज, ये है ए, ये है बी, और सम एक्स आर वाइज मतलब ये जो ए में एलिमेंट्स है वो बी में भी है, तो मतलब ये इंटरसेक्शन आएगा इसमें। और फोर्थ कंडीशन, सम एक्स आर नॉट वाइज। सम एक्स आर नॉट वाइज। तो यहाँ पे दो सेट आएंगे, ए बी यूनिवर्सल सेट। मतलब सम एक्स जो है वो y में नहीं है, ये जो x है वो y में नहीं है, तो ये आएगा यहाँ पे, ये रीजन हमें शेड करना है। और लास्ट में है नो एक्स आर वाइज। नो एक्स आर वाइज। नो एक्स आर वाइज मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे दो सेपरेट सेट दिखाएंगे, ए और बी, और यूनिवर्सल सेट देंगे। मतलब ये है डिसजॉइंट सेट। अभी हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन, ऑल एक्स आर वाई मतलब जो ए में है वो सारे बी में है। ऑल एक्स आर वाइज एंड ऑल वाइज आर एक्स मतलब दोनों इक्वल है। सम एक्स आर वाइज मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन, सम एलिमेंट्स आर इक्वल। सम एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है। यहाँ पे सम एक्स आर नॉट वाइज मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ये रीजन। नो एक्स आर वाइज मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी यहाँ पे इसका सेट वाइज जो हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ए पूरा का पूरा बी में कंटेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या होगा है, दोनों इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या है, सम एक्स आर वाइज, और यहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो कुछ इंटरसेक्शन वहां पे है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हमें दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अभी ये जो है, ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट में, ए और बी के एलिमेंट्स उसमें से सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, इस तरह से आएगा। और ये लास्ट जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इसका कोई भी इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं है। सो a इंटरसेक्शन b इज एम्प्टी, सो देयरफॉर ये है डिसजॉइंट सेट का रिलेशन। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी। सो ये हो गया सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। पहले हमने रिप्रेजेंटेशन देखा डिसजंक्शन एंड, और अगर वर्ड्स आते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, और अगर इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.10। एक्सरसाइज 1.10 में क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम। अभी रिप्रेजेंट द ट्रूथ मतलब क्या करना है, जैसे हमने पिछले रिप्रेजेंटेशन में देखा ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये इसके कहते हैं ट्रूथ वैल्यू। तो ये हमें पहले रिप्रेजेंटेशन करना है वेन डायग्राम का, और बाद में ये ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो फर्स्ट वहां पे दिया है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का यहाँ पे
वर्ड यूज हुआ है, तो यू हमें सिलेक्ट करना है। लेट यू जो सेट है यूनिवर्सल सेट लिखना है, यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स। बाद में फर्स्ट है सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, सो फॉर ए वहां पे दिया है सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, सो सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। और बी लेते हैं हम सेट ऑफ ओबीडियंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा आएगा। बाद में जो प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट में दिया है वो लेना है। यहाँ पे हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट, तो पहला हार्ड वर्किंग है तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, देन सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स लेना है। बाद में वेन डायग्राम कैसे आएगा, सम है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट टू सम एक्स आर वाइज। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा है सम एक्स आर वाइज का जो रिप्रेजेंटेशन देखा है वो यूज होगा यहाँ पे। ये नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, वॉट एवर वेन डायग्राम अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो आपको ड्रॉ करना है। तो सम एक्स, पहले तो यूनिवर्सल सेट आएगा, बाद में दो सेट ए और बी आएंगे यहाँ पे, ए और बी, और सम एक्स आर वाइज मतलब हमें दिखाना है यहाँ पे इंटरसेक्शन। और अभी इसका यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रूथ रिप्रेजेंट द ट्रूथ दिया है, तो रिप्रेजेंट द ट्रूथ मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी, दिस विल बी द ट्रूथ। तो ऐसे आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। सम एक्स आर वाइज यहाँ पे दिया है सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन आएगा। अभी नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में दिया है नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स, तो पॉलीगॉन्स मतलब यहाँ पे यू हम ले सकते हैं, लेट यू यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल, पॉलीगॉन मतलब क्लोज्ड फिगर होता है, तो लेट सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड फिगर्स। बाद में सी हम ले सकते हैं, जो कुछ भी वहां पे वर्ड्स यूज हुए हैं, सर्कल पॉलीगॉन, तो सर्कल का सी लिया है। ए और बी भी ले सकते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट अलग तरीके से दिखा रही हूँ। सी सेट ऑफ ऑल सर्कल्स, पी सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे दिया है नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स हमने देखा है रिप्रेजेंटेशन, नो वर्ड जब आता है तब दो डिसजॉइंट सेट्स आपको दिखाने हैं। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सी और ये है पी। नो सर्कल मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसका ट्रूथ आएगा यहाँ पे सी इंटरसेक्शन पी इज एम्प्टी। थर्ड है ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स, तो यूनिवर्सल सेट आएगा यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट ऑफ पीपल, टीचर दिया है सेट ऑफ ऑल टीचर्स, एस है सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। तो वेन डायग्राम इसका आएगा ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स, मतलब ऑल एक्स आर वाइज एंड वाइज आर एक्स। तो इसके लिए दोनों जो सेट है यहाँ पे वो इक्वल है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाना है u, और ये जो दोनों है वो इक्वल है, तो यहाँ पे शेडिंग आना चाहिए, जस्ट टी और एस नहीं लिखना है, यहाँ पे शेडिंग करना है। तो ये है t इक्वल टू एस। तो इसका ट्रूथ आएगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन t इज इक्वल टू एस। नेक्स्ट वहां पे दिया है फोर्थ में, इफ अ quadrilateral is rhombus then it is a parallelogram, if quadrilateral is rhombus then it is a parallelogram। तो फर्स्ट u तो हो जाएगा
रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम दिए हैं, सभी 4 साइडेड फिगर्स है। तो फर्स्ट हम यूनिवर्सल सेट लेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। रोम्बस का प्रॉब्लम है, तो रोम्बस जो है वो R लिखते हैं सेट ऑफ ऑल रोम्बस, और P है सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। तो कंडीशन है इफ और देन, मतलब P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q जब आता है तो वो है सबसेट का रिप्रेजेंटेशन। तो हमने ये रिप्रेजेंटेशन देखा है, तो यहाँ पे आएगा इफ P मतलब इफ रोम्बस देन पैरेललोग्राम, तो इफ रोम्बस देन पैरेललोग्राम एंड देन द यूनिवर्सल सेट, आपको ऐसे लिखना है। तो ये है रोम्बस, ये है पैरेललोग्राम और ये है यूनिवर्सल सेट, और शेडिंग आएगा यहाँ पे रोम्बस के लिए। ट्रूथ हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, R इज सबसेट ऑफ P, ये है ट्रूथ। इसी तरीके से आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे वो सॉल्व करना है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो 2 का फर्स्ट है सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो सम है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन आएगा इंटरसेक्शन का और यूनिवर्सल सेट। सेकेंड में है नो विकेट कीपर इज बॉलर। नो जब वर्ड आता है तो डेफिनेटली दोनों सेट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, तो 2 अलग सेट दिखाने हैं और वहां पे इस तरीके से। तो नो विकेट कीपर इज बॉलर है, तो विकेट कीपर और बॉलर अलग अलग दिखा रहा है वहां पे, इसीलिए W भी आ रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको दिखाना है। नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। 1.10 का थर्ड में जो फर्स्ट वन है वो यहाँ पे मेन हमें देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। हमने रिप्रेजेंटेशन में देखा है, जस्ट सेकंड रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज बताया है, उसमें ये है सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल इंडियंस, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस की बात हो रही है, वो इंडियंस रिच है या नॉन रेसिडेंट है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल इंडियंस हो गया। तो फर्स्ट है नॉन रेसिडेंट, तो N लेंगे, सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और नेक्स्ट लेते हैं R, सेट ऑफ ऑल रिच इंडियंस। तो ये हो गया। अभी सम एक्स आर वाइज हमने देखा है, अगर सम एक्स आर वाइज होता है तो इंटरसेक्शन देखा है हमने कि ये है सम एक्स आर वाइज, लेकिन सम एक्स आर नॉट वाइज यहाँ पे दिया है सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो सम एक्स आर नॉट वाइज में क्या आएगा, पहले तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे, बाद में 2 सेट बनाने हैं, यहाँ पे है N और R, एंड सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो नॉट रिच का हमने इस तरीके से देखा है, ये शेडिंग आएगा यहाँ पे, ये शेडिंग आएगा। सम एक्स, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन दिखाया है मैंने, सम एक्स आर नॉट वाइज, तो यहाँ पे आएगा N माइनस आर इज नॉट एम्प्टी, इस तरीके से N माइनस आर इज नॉट एम्प्टी। सेकेंड में भी आपको क्या करना है, वहां पे नो सर्कल इज रेक्टेंगल, नो वर्ड आया है इसीलिए 2 सेट वहां पे दिखाने हैं और दे आर डिसजॉइंट सेट। ये है सेकेंड का सोल्यूशन, आपको सेट नेम करना है, यूनिवर्सल सेट डालना है, और वहां पे नो वर्ड आया है इसलिए डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड में भी
आपको है इफ और देन है वहां पे, तो इफ और देन है इसीलिए सबसेट आएगा और यूनिवर्सल सेट आएगा, और ये रीजन आपको शेड करना है। इफ और देन मतलब कंपल्सरीली सबसेट ही आएगा। ओके, तो इसी तरीके से ये हमारा पूरा लेसन का रिवीजन हो गया है। एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.10 तक बहुत बड़ा लेसन है, कॉन्सेप्ट्स भी अलग अलग है उसमें, लेकिन आपको ये इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। और अभी हम देखते हैं MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट हम MCQ सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, तो एक ऑप्शन है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो तो फैक्ट है। सेकेंड 2 + 2 = 4, C 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ये तीनों भी स्टेटमेंट्स है। ईयर है, अभी कम ईयर क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब वो एक कमांड है, तो इसके वजह से जो कम ईयर ऑप्शन है वो है इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज ये नॉट अ स्टेटमेंट है। सेकेंड में फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन ओपन स्टेटमेंट, नीचे दिए गए हैं सारे वो ओपन स्टेटमेंट और सेंटेंस है, उसमें से ओपन स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सेकेंड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग टू ऑल, ये तो हमें स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं कर सकते हम। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर है ओपन स्टेटमेंट। अगर x में हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं तब हम उसका डिसीजन ले सकते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है x इज अ नेचुरल नंबर, वो यहाँ पे ओपन स्टेटमेंट है। थर्ड वन देखिए, वहां पे जो लॉजिकल इक्विवेलेंस दिया है P एंड Q और R, P एंड Q और P एंड R, मतलब वहां पे ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमने लॉ देखा है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ जो है द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, अलग अलग वहां पे स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं, वो आपको ट्रूथ टेबल निकालना है वहां पे, और उसको आपने देखना है कि उसमें कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा कंटिजेंसी है, और उसके हिसाब से वो आपको आंसर निकालना है। अभी इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन, P implies Q, डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन Q implies नेगेशन P, ये दिया है इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये दिया है इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अगर आप वो वहां पे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटोलॉजी है और ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है उसमें। फिफ्थ में दिया है P, Q और R के कुछ स्टेटमेंट्स वहां पे दिए हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, P एंड Q नेगेशन R, तो यहाँ पे इम्प्लाइज है, तो सबसे पहले तो इफ आएगा, इफ P एंड Q मतलब 2 इज एन इवन नंबर एंड प्राइम नंबर, सो दोनों को जोड़ना है एंड से, तो इफ 2 इज एन इवन एंड प्राइम नंबर, बाद में यहाँ पे आएगा देन, और R का नेगेशन, देन सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इवन, देन sum of 2 prime numbers is not always even। तो आपको आंसर पहले नहीं ढूंढना है, आपको ये पता है कि सिंबॉलिक फॉर्म और वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, तो P Q R देखिए, अपना खुद का आंसर फॉर्म कीजिए और बाद में उसे वहां पे ऑप्शन में ढूंढिए। यहाँ पे 6 में दिया है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज स्ट्रॉन्ग, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसका लिखना है। इट इज रॉन्ग दैट, मतलब इट इज रॉन्ग दैट मतलब नेगेशन, ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है उसमें।
7th, the negation of the proposition if 2 is prime then 3 is odd. तो if 2 is prime क्वेश्चन दिया है then 3 is odd है. if 2 is prime then 3 is odd. पहले तो ये हम लेते हैं P और ये हम लेते हैं Q. मेन क्वेश्चन इसका क्या है, मेन सिंबॉलिक फॉर्म P इम्प्लाइज Q है, लेकिन हम P इम्प्लाइज Q का नेगेशन डायरेक्टली नहीं लिख सकते. तो P इम्प्लाइज Q का अदर फॉर्म है नेगेशन P और Q, और इसका नेगेशन हो जाएगा यहाँ पे P एंड नेगेशन Q. तो P एंड नेगेशन Q आपका आंसर है, वो आपको वर्ड्स में डालना है. तो P क्या है, 2 इज प्राइम, ये है एंड, और नेगेशन ऑफ Q 3 इज ऑड आपका Q स्टेटमेंट है, उसका नेगेशन, एंड 3 इज नॉट ऑड. तो ये आएगा आंसर, और वो आंसर है यहाँ पे B. नेक्स्ट यहाँ पे 8th हम सॉल्व करते हैं. द स्टेटमेंट नेगेशन P एंड Q और नेगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये जो है नेगेशन P एंड Q और नेगेशन Q, ये इक्विवेलेंट टू किसका इक्विवेलेंट है, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. तो हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम ब्रैकेट को चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे एंड है और है, अगर ये दोनों सेम लॉजिकल कनेक्टिव है तो हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा. तो वो हम कैसे करेंगे, नेगेशन P और नेगेशन Q एंड Q और नेगेशन Q. आपको यहाँ पे रीजंस नहीं देने हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे. तो ये हमने इकट्ठा ले लिया एंड ये आ गया. तो यहाँ पे ये जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, नेगेशन P एंड Q, और ये Q और नेगेशन Q का मतलब है ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहाँ पे आ गया T. तो एनी स्टेटमेंट एंड T गिव्स द सेम स्टेटमेंट, तो नेगेशन P एंड Q. तो ये है आंसर, वो है ऑप्शन डी. 9th में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑलवेज नॉट ट्रू स्टेटमेंट. तो फ्रॉम द फॉलोइंग जो अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है. तो पहले आप ठीक तरह से देख लीजिए सब कुछ, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, और अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं वहां पे. तो वहां पे दिया है जो सेकेंड ऑप्शन है, B ऑप्शन है, नेगेशन P और Q, वहां पे दिया है नेगेशन P और नेगेशन Q. तो ये तो रॉन्ग है, ये तो डी मॉर्गन्स नहीं है. तो एक्चुअल करेक्ट आंसर क्या होता है उसमें, P और Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q होता. तो ये करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर करना है. नॉट ट्रू है, नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q. तो इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है वो आपको ढूंढना है ऑप्शन में से. तो नेगेशन P और Q है नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और ये है और नेगेशन P एंड Q. तो यहाँ पे नेगेशन P तो कॉमन है दोनों में, तो वो कॉमन और एंड भी यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, और दूसरे को हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स वन. हम कैसे जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये उल्टा लिखा है क्योंकि नेगेशन P तो यहाँ पे सेम है. तो और नेगेशन Q और ये Q यहाँ पे डाला है. तो ये हो गया नेगेशन P, नेगेशन Q, और Q है T, और नेगेशन एनी स्टेटमेंट एंड T गिव्स दैट स्टेटमेंट. तो ये है नेगेशन P. तो ये नेगेशन, ये A आ रहा है आंसर यहाँ पे. 11th वन को भी आपको ट्रूथ टेबल से आपको पता लगाना है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी है, या क्या दिया है उसमें से, और वो सॉल्व करना है. हम जाते हैं 12th को. इफ P इज द सेंटेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स देन, अभी 12th में दिया है वहां पे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, वो क्या है. अभी जब यहाँ पे दिया जाएगा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स का हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना है.
तो हमें कौन सा स्टेटमेंट जज करना है वो तो हमें नहीं दिया है, तो इसीलिए हम वहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हो जाएगा ओपन सेंटेंस। तो इसीलिए ये है ऑप्शन डी कंसिडर करना है यहाँ पे, पी इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। थर्टीन देखिए, P इम्प्लाइज Q किसके लिए लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, हमें पता है नेगेशन P और Q, ये इसका आंसर है 13th का। 14th में दिया है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट दिस इज फॉल्स और दैट इज ट्रू, इसका नेगेशन क्या है वो हमें निकालना है। तो ये हम क्या इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, F और T मतलब T और नेगेशन ऑफ T इज F, लेकिन ये तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो हम ये कैंसिल कर देते हैं। और ये है नेगेशन F और T, तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा, नेगेशन ऑफ F एंड नेगेशन T। तो नेगेशन ऑफ F तो T होता है और नेगेशन ऑफ T तो F होता है। तो ये हम यहाँ पे चेक करते हैं अभी क्या है, दिस इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। 15th में इफ P इज एनी स्टेटमेंट और वहां पे दिया है P और नेगेशन P क्या होता है, तो हम जानते हैं P और नेगेशन P T होता है, मतलब ये टोटोलॉजी होता है, तो सी ऑप्शन। तो ये है सारे MCQs। आपको डायरेक्टली जज नहीं करना है, थोड़ा तो ऐसे सॉल्व करके देखना ही है, तो ही आपको करेक्ट आंसर वहां पे आएगा, बाय हार्ट नहीं करना है MCQs। सेकेंड जो वहां पे दिया है उसका फर्स्ट वन, Q implies P is called the dash of the statement P implies Q। P implies Q का अगर हम Q implies P लिखते हैं तो ये इसको बोलते हैं कन्वर्स, तो आंसर है कन्वर्स। सेकेंड, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, कंजंक्शन तो लिखते हैं P एंड Q। ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो इस तरीके से होना चाहिए, P और Q अगर ट्रू है देन व्हाट विल बी नेगेशन P, P और Q अगर ट्रू है देन व्हाट विल बी नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो ये हम डी मॉर्गन से लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ T आएगा और इसका वैल्यू आएगा F। ये है थर्ड का करेक्ट आंसर। वहाँ पे P और Q इक्विवेलेंट टू T वो इस तरीके से होना चाहिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q देना चाहिए, इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q बाय डी मॉर्गन्स लॉ, और P और Q यहाँ पे है T तो नेगेशन T आएगा F। फोर्थ हम देखते हैं यहाँ पे, नेगेशन ऑफ सम मैन आर एनिमल, अगर सम है तो उसका नेगेशन हम लिखते हैं नो, ऑल दिया होता है तो हम उसका नेगेशन लिखते हैं सम, लेकिन यहाँ पे सम मैन आर एनिमल दिया है तो सम मैन आर एनिमल का नेगेशन हो जाएगा इजियर नेगेशन, नो मैन आर एनिमल्स। तो ध्यान में रखिए जब ऑल आएगा तब उसका नेगेशन ऑफ ऑल आता है सम, अगर सम आएगा तो नेगेशन ऑफ सम हो जाएगा यहाँ पे नो। फिफ्थ में देखिए, ट्रूथ वैल्यू ऑफ इफ x इज इक्वल टू 2 देन x स्क्वायर इज -4, इफ x इज इक्वल टू 2 दिया है x स्क्वायर इज -4, ये तो गलत है तो इसका ट्रूथ वैल्यू है f। सिक्स्थ है इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होता है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, तो ये आपको आंसर लिखना है। सेवेंथ, P double implication Q, P double implication Q is false when P and Q have different truth values। डबल इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल जो हमने किया है उसमें क्या आता है, अगर T और F आता है P और Q तो ही डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे फॉल्स आएगा, अगर ये F और ट्रू है तो ही यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी के वैल्यूज यहाँ पे ट्रू आते हैं, तो ये है इसका आंसर, डिफरेंट आना चाहिए वहां पे आंसर। 8th है द प्रॉब्लम इज इजी इट इज नॉट चैलेंजिंग देन वर्बल फॉर्म ऑफ नेगेशन P इम्प्लाइज R का वर्बल फॉर्म लिखना है। अभी नेगेशन P मतलब क्या है और
इम्प्लीकेशन है, तो इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इजी, क्योंकि P है द प्रॉब्लम इज इजी, तो नेगेशन आएगा द प्रॉब्लम इज नॉट इजी, देन R, तो R क्या है, देन इट इज नॉट चैलेंजिंग, वहां पे R दिया ही है ऐसे, इट इज नॉट चैलेंजिंग। बाद में 9th देखिए, वहां पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 इज इक्वल टू 5 if and only if -3 is greater than -9. ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे दिया है -3 इज ग्रेटर देन -9। इसका ट्रूथ वैल्यू भी t है और ये भी t है, और ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ, तो ये अगर p लेते हैं, ये अगर q लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है p डबल इम्प्लीकेशन q, और जब p डबल इम्प्लीकेशन q में दोनों ट्रू है तो पूरा आंसर रिजल्टेंट आता है ट्रू, तो इसका ट्रूथ वैल्यू है t, इसका आंसर आएगा t। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। थर्ड है ट्रू और फॉल्स लिखना है। फर्स्ट दिया है ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 लेस देन 6, 2 + 3 लेस देन 6 है यहाँ पे 5, फॉर 5 लेस देन 6 तो करेक्ट होता है, लेकिन वहां पे f दिया है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 इज लेस देन 6 इज फॉल्स दिया है, लेकिन वो ट्रू है, इसीलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। सेकेंड, देयर आर 24 मंथ्स इन अ ईयर इज अ स्टेटमेंट, तो देयर आर 24 मंथ्स इन अ ईयर वो गलत है, हमें पता है, लेकिन वो स्टेटमेंट है, इसीलिए वो है ट्रू। P और Q हैज ट्रूथ वैल्यू f इफ बोथ P एंड Q हैज ट्रूथ वैल्यू f, तो बराबर है P और Q, अगर दोनों, ये f कब होगा, अगर दोनों f है तो ये f होगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वन। वहाँ पे दिया है द नेगेशन ऑफ 10 + 20 इज इक्वल टू 30 है, इट इज़ फॉल्स दैट 10 + 20 इज नॉट इक्वल टू 30। अगर हम इसका नेगेशन लिखते इस तरीके से, तो हम लिखते थे इट इज़ फॉल्स दैट 10 + 20 इक्वल टू 30, वहाँ पे इट इज़ फॉल्स भी लिखा है और नॉट इक्वल टू भी लिखा है। इजी नेगेशन इसका क्या होता, 10 + 20 इज नॉट इक्वल टू 30, नहीं तो हम लिखते इट इज फॉल्स दैट 10 + 20 इज इक्वल टू 30, लेकिन ये दोनों साथ में जोड़ा गया है तो इसका आंसर कुछ अलग ही हो जाएगा, इसीलिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि 10 + 20 इक्वल टू 30, इट इज फॉल्स दैट 10 + 20 इज नॉट इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा गलत, तो इसका आंसर है फॉल्स। फिफ्थ में दिया है द डुअल ऑफ P एंड नेगेशन Q और T, तो डुअल, इसका हमें डुअल लिखना है, इसका डुअल क्या हो जाएगा, इसका डुअल हो जाएगा P एंड का हो जाएगा और नेगेशन Q तो वैसे ही रहेगा, और का हो जाएगा एंड, और T का हो जाएगा यहाँ पे C, तो ये है इसका डुअल P और नेगेशन Q एंड C, लेकिन वहाँ पे और C आया है, इसलिए जो कुछ भी वहाँ पे दिया है वो है फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ, डुअल ऑफ जॉन एंड आयुब वेंट टू द फॉरेस्ट, इज जॉन और आयुब, तो वो करेक्ट है, जॉन एंड की जगह जॉन और यूज हुआ है, एंड का और हुआ है, तो वो है करेक्ट, सो सिक्स्थ है ट्रू। सेवेंथ में दिया है हीज बर्थडे इज ऑन 29 फरवरी इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि हीज बर्थडे इज ऑन 29 फरवरी, ये तो ओपन सेंटेंस हो गया, तो 7 का भी आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं 8th वन, x² इज इक्वल टू 25 इज ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है x² इज इक्वल टू 25 ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन वो ट्रू है या फॉल्स जानने के लिए ये हमें x पता होना चाहिए, वो नहीं दिया है यहाँ पे, तो ये जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए इसका आंसर है फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू ऑफ √5 इज नॉट इरेशनल नंबर इज ट्रू,
√5 is not irrational number. √5 is not irrational number. ये तो गलत है और वहाँ पे दिया है कि वो ट्रू है, इसीलिए इसका आंसर है फॉल्स। अभी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू टी फॉल्स, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आपको ध्यान से करना है। यहाँ पे दिया है ट्रू, √5 इज नॉट इरेशनल नंबर। ये जो यहाँ पे दिया है इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, लेकिन स्टेटमेंट में दिया है ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू दिया है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आ रहा है फॉल्स। तो ये हो गया 9th का। 10th दिया है P and T is equivalent to P, तो ये भी तो सही है, तो इसीलिए ये है ट्रू। तो इस तरीके से हमने ये मैथमेटिकल लॉजिक का पूरा रिवीजन आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक का रिवीजन अपलोड कर दूंगी, और ये आपको मैथमेटिकल लॉजिक पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।